एक एशियन कंट्री है सिंगापुर। जी। यहाँ लास्ट 20-25 ईयर्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया। मतलब जो आज से 1960 के दशक में जो 50s में हुआ करता था वो अराउंड 80s में है। तो इसका कारण क्या है? नमस्कार, दीपायन न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं डॉक्टर आशीष कुमार झा के पास, जो कि हृदय रोग संबंधित डॉक्टर हैं। सर, ये इनका क्लिनिक है पटना के कंकड़बाग में, राजेंद्र नगर में। सर, ये तो हार्ट अटैक के बारे में तो बहुत से लोग बहुत तरह की जानकारियाँ देते हैं। हार्ट अटैक क्यों होता है, क्या कारण है, लक्षण क्या है, उपाय क्या है, ये तो सब चीज़ ठीक है। लेकिन हार्ट अटैक होने से पहले हमें कैसे जागरूक रहना है कि हम उससे बचाव करें, इसी सिलसिला में बात करेंगे सर से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी धन्यवाद और पीटीएन और दीपायन न्यूज़ के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब हम लोग हार्ट अटैक या फिर कोरोनरी आर्टरी, हार्ट के नली के ब्लॉकेज की बात करते हैं, तो ये सबसे ज़रूरी है जानना कि प्राइमरी प्रिवेंशन की, जब ये बीमारी नहीं है तब इससे कैसे बचा जाए। तो इससे बचने के लिए, जिसको हम लोग प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन या प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, कि ये ब्लॉकेज नहीं है तब भी आपको शुरुआती दिनों से बच्चे के स्तर से कैसे लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाए ताकि आगे चल के उनमें ये बीमारी नहीं हो। क्योंकि जब बीमारी हो जाती है तब तो फिर दवा की और आगे के इलाज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बीमारी से बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ है कि हमारा जो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं उसको प्रिवेंट करना, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का, फिजिकल एक्टिविटी जो बच्चों का है वो फिजिकल एक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। ओबेसिटी को, मोटापा उनमें नहीं हो, ये माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि उनका फिजिकल एक्टिविटी अच्छा रहे, डाइट अच्छा रहे, जंक फूड्स को अवॉइड करें। ऐसा कोई भी फूड जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है उसको अवॉइड किया जाए, ये पेरेंट्स लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यंगस्टर्स में स्मोकिंग को प्रिवेंट करना चाहिए। धूम्रपान का सेवन जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आगे चलकर हार्ट अटैक या हार्ट के नली में ब्लॉकेज के लिए। एक जो आजकल बच्चों के लेवल से ही एक मेंटल स्ट्रेस रहता है पढ़ाई को या फिर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, उस पर भी एक जो अंकुश लगाना ज़रूरी है कि जीवन में जो है चारों तरफ से जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है उसकी बात हो, रैदर दैन केवल एक चीज़ पर फोकस करके उसको बढ़ा जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सरकार के लेवल से भी कुछ जो कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे तरफ जो खाने का जो कैंड या पैक्ड फूड आता है उसमें सरकार के तरफ से एक मापदंड, एक स्ट्रिक्ट मापदंड लागू करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें शुगर और सॉल्ट कंटेंट कितना है, उसका जो है सो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है, उसमें कैलोरी वैल्यू क्या है, ये सरकार के तरफ से ज़रूरी है। मोर ओवर जो हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको हम इम्प्रूव करें, पोल्यूशन को कम करें, ताकि लोगों में फ़िजिकल एक्टिविटी ऐसे भी बढ़े। लोग जो है कार का या फिर मोटरसाइकिल का यूज़ कम करके अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पैदल जाएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। जो गार्डन वगैरह है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, जॉगर्स पार्क डेवलप करने की ज़रूरत है। तो वो एक सरकार या सामाजिक तौर पर उस चीज़ को लागू करने की ज़रूरत है। जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो 2022 में जो निर्देश आया था कि एटलीस्ट 3% होना चाहिए, उसको फॉलो करना ज़रूरी है कि वो हमारे जो बजट में हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, ताकि प्राइमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन पर सरकार ध्यान दे पाए। इन सब चीज़ों से क्या होगी कि जो हार्ट के नली में ब्लॉकेज इंडिया में, अभी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोन है। यहाँ पर लगभग 1 दशक पहले हार्ट अटैक होता है। अगर आप यूएस और जापानीज पॉपुलेशन से या यूरोपियन पॉपुलेशन से अगर हम बात करते हैं तो ये 1 दशक पहले होता है। तो इससे बचाव ज़रूरी है। उसके लिए जो कदम है वो एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से होना चाहिए, कुछ सोसाइटी की तरफ से होना चाहिए, कुछ फैमिली लेवल पर होना चाहिए, और उसके बाद इंडिविजुअल जो अवेयरनेस है हर आदमी में, उसमें ये अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। सर ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई है कि सरकार लेवल पे भी होना चाहिए, पहले तो फैमिली लेवल से होना शुरू करना चाहिए कि फैमिली को कैसे अपना मेंटेन रखें शुरुआती बच्चों से ही।
सर ने बताया कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेस हो जाता है, खेल कूद में ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ सर, इतना ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है कि बच्चे जो हैं दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। हाँ, ये लॉन्ग टर्म उनके लिए अच्छी अच्छी बात नहीं है। जी। एक ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। जी। एरोबिक एक्सरसाइज बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर देखा जाए तो अगर आप बहुत दिनों की बात करें, क्योंकि सभी जो सक्सेस होता है वो केवल एक एकेडमिक सक्सेस नहीं होता है। किसी का भी सक्सेस जो है ज़िंदगी में जो है सो आप एकेडमिक्स में अच्छे करें, कल जाके आप प्रोफेशन में आएंगे तो इमोशनल कोसेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना इंटेलिजेंट आपको आईक्यू की ज़रूरत है। सोशल कोसेंट भी उतना ही चाहिए। ठीक है, आपका हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप बहुत सक्सेसफुल हैं एंड एट द एज ऑफ, अगर आप 40 साल या 50 साल की उम्र में अगर आपको कुछ हो जाता है तो डैट इज़ नॉट गुड फॉर उस फैमिली के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है वो। एक आप समझिए कि इंडियन 30s 40s एंड 50s ऐसा पॉपुलेशन, ऐसा वर्ग है जो इंडियन इकोनॉमी में भी मदद करता है। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली लेवल पर भी ख़त्म हो जाती है और एक मतलब इंडियन इकॉनमी भी उससे अफेक्टेड है। तो ये इसीलिए मेरे हिसाब से जो है एक जो हम लोग ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं वो बच्चों में ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ ठीक हो, पढ़ाई भी ठीक हो, जो सोशल सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी होना चाहिए। एक एक्सरसाइज के प्रति एक प्रेम होना चाहिए या किसी भी स्पोर्ट्स के प्रति उनका लगाव होना चाहिए, कुछ हॉबीज़ होना चाहिए। और ये सब चीज़ ही उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, रैदर देन केवल एक चीज़। आप एकेडमिक एक्सेलेंस ही अच्छा केवल बात नहीं होती सर, है। एक चीज़ और कहना है कि जैसे कि बच्चे को अभी जो फिलहाल कोरोना के बाद हमें जो जानकारी हो रही है, बच्चे खेलते खेलते भी अचानक से हार्ट अटैक बच्चे को भी हो जा रहा है। तो ये हम लोगों ने ये तो देखा है कि कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ एक 19 साल का बच्चा हार्ट अटैक लेके आया था जी जिसका एंजियोप्लास्टी हुआ था। जी जी तो बच्चों में और इंडिया में एज अ होल पॉपुलेशन, मतलब इंडिया में हार्ट अटैक की दरें बढ़ गई हैं। दरें बढ़ गई है। जी ठीक है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज, इसका केवल कोरोना एक स्टैटिस्टिकली नहीं देखा गया है कि कोरोना इसका मतलब इसका प्रिकर्सर है, ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। जी जी कोरोना के समय में ज़रूर खून जमने का जो इंसिडेंस था, जो प्रेवलेंस था वो काफ़ी बढ़ गया था कि खून का थक्का जम जाता था, चाहे वो ब्रेन के नली में हो या लंग्स के नली में हो, हार्ट के नली में हो या पाँव के नली में हो। लेकिन कोरोना ख़त्म होने के बाद ऐसा स्टैटिस्टिकली नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रोथ्रोम्बोटिक इंसिडेंट्स बढ़े हैं जिसमें कोविड एक कारण हो सकता है। तो हम कुछ स्टडीज़ भी इस पर चल रही है जिसमें लॉन्ग टर्म फॉलोअप कोविड के मरीज का करके देखा जाएगा और उसके रिजल्ट्स आने बाकी हैं। लेकिन अभी तक ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन चीज़ नहीं है। ये तो ही सर कि कैसे जागरूक रखे कि हमें हार्ट अटैक नहीं हो। लेकिन सर, सबसे पहला बात कि हार्ट अटैक होता क्यों है, कारण क्या है सर? हार्ट अटैक होता है जब हार्ट एक पंपिंग मशीन है। ठीक है, उसका काम है कि शरीर के में सारे अंगों में ब्लड को पंप करना। लेकिन हार्ट भी एक मसल है। ठीक है, इस मसल को एक कोरोनरी आर्टरी, हार्ट की नली जो है, इसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उस नली में जब कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइबर का जमावट हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लैक, फैटी स्ट्रीक से शुरू होता है जो एज अर्ली एज 10 साल के बच्चों में भी देखा गया है। जी और उससे जमा होते होते फैट जमा होते 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 एक स्टेज ऐसा होता है जब वो फैट फट जाता है, अचानक वो फट जाता है। जब वो अचानक फट जाता है तो हार्ट अटैक, हार्ट की नली वहाँ पर पूरी तरह से बंद हो जाती है, वहाँ खून का थक्का जम जाता है तो हार्ट की नली बंद हो जाती है। हार्ट अटैक उस कारण से होता है, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ने के कारण। किसी किसी में जो है ये ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा नहीं होता और वो अचानक वो थिन कैप होता है और फट जाता है, जो स्मोकर्स में होता है, तो उससे भी बचना है। तो इन सब जो फैटी डिपोजिशन है उससे उससे बचना चाहिए। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर का एक दवा से, अगर आप इनिशियली लाइफस्टाइल से या सॉल्ट इंटेक कम करके एक्सरसाइज से अगर उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है। अगर उससे कंट्रोल नहीं है तो दवा लेके उसको कंट्रोल करना है। शुगर अगर आप ऐसे ही लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है। अगर लाइफस्टाइल कंट्रोल करने के बावजूद अगर आप नियमित आहार है, एक्सरसाइज करते हैं, चीनी नहीं लेते हैं, फिर भी अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए दवा की ज़रूरत है। स्मोकिंग बंद करने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एक लेवल से ज़्यादा है तो उसके लिए भी दवा की ज़रूरत है। तो इन सभी चीज़ों का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अपने जो आहार है उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम सब्ज़ी अधिक मात्रा में खाएं।
नॉन वेज का इंटेक, खासकर तले हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मात्रा हम कम से कम लें, ठीक है। कम से कम आधा घंटा नियमित एक्सरसाइज करें। एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक कहता है कि हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट चलना ही चाहिए। आप एरोबिक एक्सरसाइज करें। अचानक बहुत हेवी एक्सरसाइज भी नहीं करें, ये भी बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जब हम लोग सुनते हैं कि अचानक आप जिम में गए और ट्रेडमिल करते करते आप गिर गए या फिर कुछ हो गया, तो उसका प्रॉब्लम उसमें बेसिकली ये होता है कि आप एक्सरसाइज टॉलरेंस आपको नहीं पता होती है कि आपको कितना एक्सरसाइज करना है। तो अगर इस तरह से कोई जिम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो बेहतर है कि ट्रेडमिल करके आप देख लें कि आपका एक्सरसाइज टॉलरेंस क्या है, और जो रिस्क फैक्टर्स है उसको देख लें कि हमें कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। अचानक हैवी एक्सरसाइज भी बहुत नहीं है। अगर हम एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो ग्रेजुअल एक्सरसाइज प्रोग्राम होना चाहिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। और कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको अपना एफर्ट टॉलरेंस पता होना चाहिए, जिसके लिए बेहतर है कि एक ट्रेडमिल पर हम लोग चल के देखें उस समय ईसीजी कोई चेंजेज है कि नहीं है। किसी भी चिकित्सक से सब आजकल फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट, अधिकतर बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर ट्रेडमिल टेस्ट होता है जो बहुत आसानी से हो सकता है। टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं सर कि टेस्ट जो कराया जाता है तो लोग पहले ही टेस्ट के नाम से काफ़ी घबरा जाते हैं कि टेस्ट में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। अगर कह दिया जाता है एंजियोग्राफी कराओ तो और घबरा जाते हैं। तो कोई ऐसा उपाय जो कि बिना मतलब मरीज घबराए हुए टेस्ट अच्छा आसानी से हो जाए? देखिए, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज के लिए 2 तरीके का टेस्ट है। पहले तो है कि एंजियोग्राफी की ज़रूरत है कि नहीं। अगर आप चलते हैं और आपको परेशानी शुरू हो गई कि आप पहले 3-4 किलोमीटर चलते थे, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, अभी आप 500 मीटर चलते हैं और सीना भारी हो जाता है, तो इनिशियल ट्रीटमेंट इसमें दवा ही है, ठीक है। तो आप चिकित्सकीय सलाह लें, और अगर उनको ज़रूरत होती है तो वो ईसीजी में अगर कोई चेंजेस है और इकोकार्डियोग्राफी करके देखते हैं। ये सब नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। इसमें उनको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है तो वो हो सकता है ट्रेडमिल टेस्ट करके देखें। तो ये सब नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, यूजुअली इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि वो दवा दे दिए, दवा लेने के बावजूद आपको दिक्कत हो रही है, दवा लेने के बावजूद आप चलते हैं, सीना भारी हो जाता है, तब तो इसको देखना ही है। क्योंकि नहीं देखने से 2 चीज़ होती है, या तो आपको पता नहीं है तो आपके मन में घबराहट रहेगा कि शायद बीमारी है, शायद नहीं है, ठीक है। तो इसमें श्योर होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें जो टेस्ट होती है वो 2 तरह, एक तो जो इन्वेसिव कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है जो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं कि हाथ के नस के थ्रू हम लोग हार्ट में चले जाते हैं, हार्ट के नली में डाई दे के देखते हैं। इसके लिए भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। ये रिलेटिवली बहुत सेफ़ प्रोसीजर है, पहली बात तो ये है। इसका मोर्टालिटी 0.01% है जो मोर्टालिटी रेट है, मतलब 10,000 में से किसी एक मरीज को कुछ होने की संभावना है। लेकिन अगर मान लीजिए इससे भी आप घबराते हैं तो आज के समय में सिटी एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जो आप करा कर देख सकते हैं। सिटी एंजियोग्राफी में आप जैसे रेडियोलॉजिस्ट के यहाँ जाके वो 5 मिनट में टेस्ट हो जाता है। वो भी एक बहुत अच्छा टेस्ट है रूल आउट करने के लिए। कितना सक्सेस होता है? अगर बीमारी नहीं है तो बहुत अच्छी टेस्ट है। अच्छा, वो रूल आउट करने के लिए बहुत अच्छी टेस्ट मानी जाती है। लेकिन अगर उसमें बीमारी, उसमें प्रॉब्लम तब आती है जब उसमें बीमारी इंटरमीडिएट डिजीज़ होता है कि किसी नली में 60-70% बीमारी अगर वो लिख देता है, तब उसको क्या करना है इसके लिए बेहतर है एंजियोग्राफी करके देखना। तब उसमें वही नसों के द्वारा ही करना पड़ता है। तो 2 बार एंजियोग्राफी हो सकता है? एंजियोग्राफी हो सकता है। एंजियोग्राफी अगर आपका क्रिएटिनिन ठीक है, किडनी का जो लेवल हम लोग देखते हैं क्रिएटिनिन से, क्रिएटिनिन ठीक है तो एंजियोग्राफी के लिए एज सच कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कहता है कि एंजियोग्राफी आप इसमें नहीं कर सकते हैं। एंजियोग्राफी के लिए एकमात्र कॉन्ट्रा इंडिकेशन है क्रिएटिनिन का बढ़ा हुआ होना। तो अगर वो ठीक है तो एंजियोग्राफी हो सकता है। सर ने तो हार्ट के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, जागरूक कैसे रहना है, फिर अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है। एक चीज़ और सर ने सरकार के बारे में बताया था कि सरकार जो है जागरूक रहती है तो खाने पीने में कैसे व्यवस्था किया जा सके, क्या चीज़ हो कि वो सुधर सकता है। और कुछ बताना चाह रहे हैं सर इसमें? देखिए, सरकार के लेवल से इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। मैं एक साधारण सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक एशियन कंट्री है सिंगापुर, यहाँ लास्ट 20-25 ईयर्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया। मतलब जो आज से 1960 के दशक में जो 50s में हुआ करता था वो अराउंड 80s में है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ऐसा नहीं है कि केवल इंडिविजुअल लेवल पर ये संभव नहीं है।
ये संभव इंडिविजुअल, सोसाइटी और एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट ज़रूरी है। वो किस तरह से हुआ है कि सरकार वहाँ पर काफ़ी सख्त है फूड सिक्योरिटी को लेकर, कि खाने में जो उनका कैंड और पैक्ड प्रोडक्ट्स है उसमें शुगर और सॉल्ट काफ़ी कम रहता है। इवन वो जो यूएस और यूरोपियन स्टैंडर्ड से भी कम रहता है। तो इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, शुगर और सॉल्ट कम हो गया, तो ये सरकार की तरफ से हुआ है। दूसरा उन्होंने क्या एक कदम लाया है कि वहाँ पर कार ओन करना, एक कार आपके पास होना, ये बहुत महंगी चीज़ है। आप सिंगापुर में ओनली 10% पॉपुलेशन ऐसे हैं जिनके पास अपना कार है। वो इतना महंगा कर दिया गया है कि 90% लोगों के पास कार नहीं है। अब इसकी वजह से क्या है कि वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में से आता है, और हर 300-400 मीटर पर वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो आप जब अपने ऑफिस जाते हैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, फिर आप सब्जी लेने जाते हैं या किसी अपने दोस्त से मिलने जाते हैं, या फिर बाहर में कहीं पर रात के खाने के लिए ही रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, तो ये सब एक्टिविटी से विदाउट नोइंग कि मैं चल रहा हूँ, उन लोगों का लगभग 10,000 स्टेप्स वो लोग डेली चल रहे हैं विदाउट इवन नोइंग, क्यों ये कंपल्सन है उनका कि वो चलना ही है। तो ये जो, और वहाँ का जो पॉल्यूशन है उसमें काफ़ी कमी आई है। तो ये सब जो सेकेंडरी फैक्टर जो रिस्क फैक्टर्स बढ़ाता है, इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी ऐसे ही कम हो गई वहाँ पर, तो ये इंटरवेंशन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ है। तो ये सरकारी तंत्र जो है ये बहुत मजबूत तंत्र होती है। अगर सरकार चाहे तो ये सब चीज़ों को धीरे धीरे इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी सुझाव दी कि सरकार भी अगर दूसरे देशों की तरह यहाँ भी यूज करते हैं अपने तंत्र को, तो यहाँ के लोग भी हार्ट अटैक से बच सकते हैं। चलना बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग अगर करते हैं, आप हैं वॉक करके अगर ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और फिर वहाँ से वॉक करके आप घर आते हैं, तो करीबन आपके ये स्ट्रेस जो है ये समाप्त हो जाती है। सर ने बहुत अच्छी अच्छी राय दी है। सर चलते चलते अब हमारे दर्शकों को और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ये बताएं। अपने आप को फिट रखिए। अगर कोई भी रिस्क फैक्टर है तो उसको कंट्रोल कीजिए। अगर आपको सीने में जलन, चलने से सीने में जलन, सांस की तकलीफ़, धड़कन तेज़ होना, इस तरह की कोई दिक्कत है तो चिकित्सकीय सलाह ज़रूर लीजिए। उसको इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि ये गैस के वजह से हो रहा है। बहुत बार ये कॉमन गलतफहमी होती है, तो इससे ज़रूर बचना चाहिए। अगर दिक्कत है तो चिकित्सकीय सलाह लेना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर आशीष कुमार झा, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो इस कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।